Hello students, welcome to Biology Lab. Today's topic is Cell, the unit of life of NCERT textbook class 11th. First of all, I would like to give a brief introduction about this topic. In this chapter, we will be covering what is a cell, cell theory, overview of a cell, prokaryotic cells and eukaryotic cells. First of all, I would like to tell that what is one thing that makes us differentiate between a living and a non-living. There would be some parameters, there would be some sort of lines or the characters that makes us differentiate between what is living or what is non-living. Now you see that what is one thing which we have and they don't have. In the sense, what is one thing which a living organism has and non-living organism does not has. So the answer to this simple question is the presence of basic unit of life, that is cell. Cell is present in all the living organisms and एक बेसिक यूनिट जो होती है लाइफ की वो एक प्रिमिटिव सेल से ही स्टार्ट होती है. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना जनरेशन स्टार्ट करता है या जो भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है वो एक सिंपल प्रिमिटिव यूनिट होती है जिसको हम सेल बोलते हैं. नाउ वी कम टू व्हाट इज़ अ सेल. अभी तक वी हैव स्टडीड कि ये एक ऐसा चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करता है लिविंग और नॉन लिविंग को. बट व्हाट इज़ अ सेल? द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ अ सेल? नाउ unicellular organisms. What are unicellular organisms? First of all, I would like to tell unicellular organisms are those which are made up of single cell. Single celled organisms are unicellular organisms. Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनका इसीलिए होता है क्योंकि एक अगर प्रिमिटिव सेल है वो डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल्स में, तो ये एग्जिस्ट करते हैं बट इनका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है. दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ द थिंग्स. उनका किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली सारा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. ऑल्सो असेंशियल फंक्शंस जो होते हैं लाइफ के, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ये सारा चीज़ वो परफॉर्म करते हैं. एक सिंगल सेल, एक सिंगल यूनिट होते हुए भी वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सेल होता है इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया है? क्योंकि यही एक प्रिमिटिव चीज़ होती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक ह्यूमन बॉडी या पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. वाई? बिकॉज यही जो सेल्स होते हैं ये मिल करके टिश्यूज़ को फॉर्मेशन करते हैं. डिफरेंट टिश्यूज़ मिल करके एक ऑर्गन का, कई सारे ऑर्गन मिल के एक ऑर्गन सिस्टम का, एंड फाइनली एक ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बनाता है और इधर एक एनिमल या ह्यूमन बनाता है. तो मोर और लेस वो सब डिपेंड हुए एक प्रिमिटिव सेल पर. अगर सेल ही नहीं होगा देन कैसे हमारे ऑर्गन्स बनेंगे, कैसे उनका फंक्शन होगा? तो दैट इज़ वाई सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट कही जाती है. दिस इज़ द रीज़न वाई सेल इज़ नोन एज फंक्शनल यूनिट. So, Anton von Leeuwenhoek, he was a scientist. He first saw and described a live cell, living cell इन्होंने describe किया था. Robert Brown discovered the nucleus. Now, what is nucleus? Nucleus एक central spherical स्ट्रक्चर होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है. हर सेल के पास एक जेनेटिक मटेरियल होगा तभी वो सेल इतना रेप्लिकेट करेगा कि वो टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो सके. ठीक है, इसीलिए सेल के पास न्यूक्लियस होता है. चाहे हम स्किन सेल ले लें, चाहे एनी ऑफ द सेल्स, अपने बॉडी में कोई भी सेल्स हम ले लें, हर सेल में चाहे हम रेड ब्लड सेल्स लें, WBCs लें, प्लेटलेट्स लें, और यू टेक स्किन सेल्स, चीक सेल्स, इवन दो प्लांट सेल्स, अनियन सेल्स, जितने भी सेल्स हैं सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. सो वो न्यूक्लियस डिवाइड होंगे तब नए नए सेल्स और जनरेट होंगे, और जितने ज़्यादा सेल्स जनरेट होंगे वो सब कंट्रीब्यूट करेंगे एक टिश्यू बनाने के लिए.
Now this is enough in this paragraph. Next we move to cell theory. What is cell theory? So in 1838, Matthias Skevan studied a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of plant. But obvious, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं या ह्यूमन बॉडी होती है या मैमल्स होते हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं और वही सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ को बनाने के लिए और वही डिफरेंट टिश्यूज़ डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बनता है और उसके बाद एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है। तो ये सारी जो रिसर्च थी, ये सारी जो स्टडी थी, वो किसने की थी? 1838 में मैल्थियस स्केवान ने की थी। ओके, मैल्थियस क्लेडीन। In 1839, Theodore Skevan studied different animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is known as plasma membrane. 1839, just next after the Skledin की जो भी डिस्कवरी थी उसके बाद ही डिस्कवरी आई थियोडोर स्केवान की। इन्होंने क्या किया? डिफरेंट एनिमल सेल्स को स्टडी किया। आफ्टर स्टडिंग डिफरेंट एनिमल सेल्स ही रिपोर्टेड दैट सेल के पास एक आउटर लेयर होती है जिसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया। ठीक है, उन्होंने उसका नाम क्या दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इफ़ यू ऑल कंसीडरिंग द बुक देन प्लीज़ डू मार्क सच इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं आपकी, जिस डेट्स पर हिस्ट्री हुई है, आई मीन डिस्कवरीज क्रिएट हुई हैं, जो भी साइंटिस्ट के नेम्स हैं, प्लस उन्होंने क्या चीज़ का डिस्कवरी किया, क्या चीज़ का इन्वेंशन किया, किस तरीके से किया। यू ऑल शुड अंडरलाइन दिस, यू ऑल शुड हाईलाइट दिस बिकॉज दीज आर द की पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो आउटर लेयर्स होती हैं, जो भी हमारा एक सेल है उसकी एक आउटर लेयर होगी। व्हेन यू गो थ्रू दिस चैप्टर यू विल सी, अभी इसमें डायग्राम आएगा, देयर यू विल सी देयर इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसकी डिस्कवरी कितनी की थी? थियोडोर स्केवान ने। स्केवान ऑल्सो कंक्लूडेड दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ऑब्वियसली प्लांट सेल में ही सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन ह्यूमन सेल्स और द एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में जो हमारी सेल वॉल होती है, जो डिस्कवरी की थी स्केवान ने, वो ह्यूमन में या एनिमल सेल्स में वो एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में वो चीज़ परसिस्ट करती है, वो चीज़ प्रेजेंट होती है। स्केवान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड आर द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेल्स के क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं? ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट होते हैं सेल्स के वही टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं और टिश्यूज़ ही हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट इज दी रुडोल्फ वर्च्यू। नाउ वी कम टू अनदर साइंटिस्ट, दैट इज़ रुडोल्फ वर्च्यू। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ अ पॉइंट विच इज़ रिटन, दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। जो स्क्लेडीन और स्केवान की थ्योरी थी उसने ये नहीं बताया कि हमारे न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। उन्होंने सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, सेल के बारे में बेसिक आइडिया दिया, सेल डिस्कवर किया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट नए सेल्स कैसे अराइज हो रहे हैं ये किसी भी थ्योरी में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट आए वो थे रुडोल्फ वर्च्यू। 1855 वो आए थे, 1839 और 38 में, ये आए हैं 1855 में। ही एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नाउ इनकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स बन रहे हैं नए वाले वो सब पिछले किसी सेल्स से बने रहे होंगे। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम यूनिसेलुलर या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में या अमीबा का एग्जांपल लेते हैं, अमीबा में हम देखते हैं एक हमारा पेरेंट डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल्स में। तो क्वेश्चन आता है ये दो डॉटर सेल्स कैसे आए? तो बट ऑब्वियस है कोई प्रिमिटिव सेल, कोई पिछला सेल रहा होगा तभी ये दोनों डॉटर सेल्स आए। सिंपली ठीक उसी तरीके से हमारा यहाँ पर भी होता है, जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स का नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो कहीं ना कहीं पुराने सेल्स से आते हैं। तो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन। ओके,
रुडोल्फ वर्च्यू इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को और मॉडिफाई किया, कुछ पॉइंट्स उन्होंने पुरानी थ्योरी से लिए और एक अच्छी थ्योरी जिसको हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, उस सेल थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन किया। सेल थ्योरी में क्या क्या उन्होंने कंक्लूड किया, दो मेजर पॉइंट्स उन्होंने कंक्लूड किए। फर्स्ट मेजर पॉइंट इज all living cells are composed, all living organisms are composed of cells and are product of cells। ठीक है, जितने भी लिविंग सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कहीं ना कहीं सेल्स से ही बने हैं और उनके प्रोडक्ट से बने हैं। एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यू सी द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है अभी सेल्स का वो बहुत ही सिंपल है। देयर इज़ नथिंग मच टू अंडरस्टैंड, only the thing is you have to understand, you have to keep in mind about the whatever the scientists are there, whatever their theories are and the dates of their inventions. Just next we come to the basic question, an overview of cell. Now overview of cell, overview का मतलब पूरा एक सेल कैसा दिखता है, क्या क्या उसमें चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एवरीथिंग। You have earlier observed cells in an onion peel or human cheek cells under a microscope। कभी आपने 9th में 10th में ये जो एक्सपेरिमेंट है यू ऑल मस्ट हैव डन एक्सेप्ट फ्यू, ठीक है, बिकॉज मे बी किसी स्कूल्स में नहीं भी होता, बट मोस्ट प्रोबेबली ये वाले दो एक्सपेरिमेंट, तीन एक्सपेरिमेंट हर टीचर कराता है। उसमें क्या होता है, जब आप अनियन का पील निकालते हो या ह्यूमन चीक सेल्स को ऑब्जर्व करते हो तो उसमें क्या दिखता है आपको, सेल्स उस पर्टिकुलर मतलब एक ऐसे ब्लॉक्स दिखते हैं। वो ब्लॉक्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं और उनके बीच में कुछ लाइंस होती हैं, कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, कुछ सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, कुछ फ्लूइड होता है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वो सारी चीज़ें क्या हैं। ओके, नाउ दिस पोर्शन आई विल बी टेलिंग यू अप इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन whatever I explained you all, please try to connect it with yourself and please try to just try to recall whatever the thing is and just try to read the next thing, and then in next video I will be telling next about this topic. So till then, thank you so much and be safe. Thank you.